एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर भगवान महावीर स्वामी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की शिक्षा देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी की तरफ से दी गई शिक्षा समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए सदैव पथ प्रदर्शक का काम करती रहेगी। भगवान महावीर अहिंसा और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अहिंसा को परम धर्म माना और समाज को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। धन सिंह रावत जी से और उनके मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि जो सहकारिता विभाग में घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। देखिए, अपने सैकड़ों नवयुवकों के साथ, बेरोजगार भाइयों के साथ जो अन्याय किया, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो जांच बिना जो मंत्री जी हैं उनके इस्तीफे की नहीं हो पाएगी। क्योंकि वहीं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के 63वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने आईआईपी की तरफ से किए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश में जीवाश्म ईंधन के लिए और इसके बढ़ाने से यात्रा में भारतीय पेट्रोलियम का संस्थान का अहम योगदान रहा है। आईआईपी के वैज्ञानिकों ने शोध के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिसमें प्लास्टिक से डीजल बनाने और जहाजों के लिए बायोफ्यूल बनाने जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं। साथ ही सीएम धामी ने कांग्रेस के बागी विधायक हरीश धामी के सीट छोड़ने की चर्चाओं पर उनकी सद्भावना के लिए उन्हें धन्यवाद किया और कहा कि वह कहां से चुनाव लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की अनियमितताओं की जांच पर उन्होंने कहा कि सरकार के गठन के बाद किसी भी तरह की अनियमितता और धांधली पर सरकार गंभीर है, जिसकी हर स्तर पर जांच कराई जाएगी। हमने कहा है कि हम नई सरकार के गठन होते ही हमने नए काम शुरू किए हैं और इसमें मितव्ययिता, भ्रष्टाचार, इन सभी को हमने सम्मिलित किया है। कहीं पर भी जो भी अगर गड़बड़ी होगी तो कानून उसमें अपना काम मजबूती से करेगा। देखिए, हमने कहा है कि हम नई सरकार के गठन होते ही हमने नए काम शुरू किए हैं और इसमें मितव्ययिता, भ्रष्टाचार, इन सभी को हमने सम्मिलित किया है। कहीं पर भी जो भी अगर गड़बड़ी होगी तो कानून उसमें अपना काम मजबूती से करेगा। देखिए, हमने कहा है कि हम नई सरकार के उत्तराखंड में बीजेपी की नई सरकार को बने अभी 20 दिन भी हुए हैं और लेकिन कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए कि उन्हें उससे निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। नई सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में मिले 5 विभागों का जश्न भी धन सिंह ठीक से नहीं मना पाए थे कि अप्रैल महीने की शुरुआत में ही सहकारिता विभाग के घोटाले का मामला जोर शोर से उठ गया। सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी में हुई भर्तियों की सरकार सख्ती से जांच करा रही है। सहकारिता विभाग धन सिंह रावत के पास है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी आक्रामक अंदाज में धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धन सिंह का सहकारिता विभाग न सिर्फ सरकारी जांच की आज झेल रहा है, बल्कि अब तो कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस हर हाल में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा चाहती है। कोई दिन ऐसा नहीं जब उत्तराखंड की सड़कों पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा हो। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर धन सिंह रावत पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया। करण माहरा ने कुंभ मेले के दौरान करोड़ों की मशीनों की खरीद में गड़बड़ी की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से केवल जांच करवाई जाती है, लेकिन उसका परिणाम कभी नहीं निकलता। महारा ने कहा कि केवल चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने काम किया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के विभागों में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं, लिहाजा धन सिंह रावत को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में धन सिंह रावत जो है वो घोटाले के चक्रव्यूह में कैसे बाहर निकलेंगे, ये बड़ा सवाल इस पूरे मामले ने खड़ा कर दिया है। देंगे कितनी मशीनें हैं उसमें, तो आपने देखा होगा जंग लग रहा था। गोडाउन की जगह बाहर खुले में मशीनें पड़ी रही और उसके बाद जब एक हमारी प्रवक्ता मेरे बगल में बैठे, उन्होंने जब विषय को उठाया आप लोगों की मदद से, रातों रात वहाँ गाड़ियाँ लगा के उनको हटाया गया। भेजा कहाँ गया ये तक पता नहीं चल। सरकार होती है
जब मैंने एक विषय उठाया था, मेरे घर में कमरे में आग लग गई, मुझे आज तक पता नहीं वो आग कैसे लगी, उसकी जांच भी बैठी, सब कुछ हुआ, मुझे जांच का आज तक रिजल्ट नहीं पता है। तो भाई जो गवर्नमेंट्स हैं वो जो करती है उसमें हम लोगों को लड़ने की ज़रूरत है। जो आप लेकिन हम लोग धन सिंह रावत जी से और उनके मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि जो सहकारिता विभाग में घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। देखिए, अपने सैकड़ों नवयुवकों के साथ, बेरोजगार भाइयों के साथ जो अन्याय किया है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो जांच बिना जो मंत्री जी हैं उनके इस्तीफे की नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में ये घोटाला हुआ है उसमें वो दोबारा से मंत्री हैं। और अगर हमको निष्पक्ष जांच चाहिए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस सरकार को अपना जो जीरो टॉलरेंस। तो लगातार चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं धन सिंह रावत, और अब इसी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, मथुरा दत्त सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, नेता कांग्रेस। आपका बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। नमस्कार। मथुरा दत्त जी, जिस तरीके से लगातार जो है घोटाले को लेकर घेरने की कोशिश की जा रही है सरकार को, कैबिनेट मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की जा रही है, क्या पूरा रुख कांग्रेस का इस पूरे मसले को लेकर है? देखिए, कांग्रेस का रुख साफ है। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करती है जी, उस सरकार के मंत्री की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए, इतना बड़ा घोटाला हो जाए और वो भी सरकार पकड़े और सरकार कहे कि हम SIT से जांच करा रहे हैं। सरकार जिस भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रही है उसके बाद उस मंत्री को नहीं हटा रही है, उस सचिव को नहीं हटा रही है। उससे मंत्री से बड़ी जिम्मेदारी तो सचिव की होती है, सहकारिता सचिव को नहीं हटाया जा रहा है और जांच करा रहे हैं। मतलब किस बात की आप जांच करा रहे हैं साहब? किसकी जांच करा रहे हैं? जो व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है आप उसी की जांच कर रहे हैं और उसी को आप उसी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। सारी ब्यूरोक्रेसी उसी के उसमें कंट्रोल में है और आप इसे भी काम करा रहे हैं। तो इन चीजों को देखना, इसलिए हमने कहा सरकार को कि भाई आप पहले उनको मंत्री को हटाइए या सेक्रेटरी को हटाइए, तब आप किसी जांच की बात करिए या जांच करने के लिए तैयार होइए। जी जोशी जी, लगातार सरकार की तरफ से जांच की बात कही जा रही है कि जांच करवाई जा रही है मसले में, लेकिन आप कह रहे हैं कि ठीक है जांच हो रही है लेकिन किसी का इस्तीफा अगर नहीं हो रहा है और वो वहीं पर मौजूद हैं तो फिर जांच किस बात की हो रही है? अब आगे क्या रुख रहेगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस घेरने की कोशिश पूरे मसले को लेकर कर रही है, अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है? हम सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे और जगह जगह इस सरकार के पुतले फूकेंगे, इन मंत्रियों के पुतले फूकेंगे और आम जनता के बीच में इस मुद्दे को लेके जाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने नौजवानों के हितों में कुठाराघात किया है और नौजवानों के हक को किस तरीके से मारने का काम किया है, कुचलने का काम किया है। ये काम हम करेंगे, सब जगह ये ले जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मथुरा दत्त जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, अपना कीमती वक्त आपने दिया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। जिनकी तरफ से कहा गया कि लगातार सरकार की तरफ से जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन उन नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, जो अगर अपने पद पर बैठे रहे तो आखिर जांच किस बात की होगी? उनकी तरफ से सचिव को हटाने की मांग की जा रही है। और जब हमने पूछा कि आखिर आगे रणनीति क्या रहेगी, उसको लेकर उनकी तरफ से यही कहा गया कि रणनीति हमारी बहुत साफ है कि सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की कोशिश की जाएगी। यानी धन सिंह रावत के खिलाफ कांग्रेस ने जो मोर्चा खोला है अभी हाल फिलहाल में वो थमेगा नहीं और मोर्चा अभी और तेज करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी, क्योंकि घोटाले का एक बड़े स्तर पर घोटाला है और उसको लेकर चक्रव्यूह में धन सिंह रावत फंस गए हैं। इस्तीफे की मांग उनसे हो रही है और अभी कांग्रेस नेता को आपने सुना जिनकी तरफ से कहा गया कि सड़क से सदन तक घेरने की कोशिश उनको की जाएगी। वहीं उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री ने रितु खंडूरी को उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। शिष्टाचार भेंट के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री को पौधा भेंट किया। इस मौके पर दोनों के बीच में उत्तराखंड राज्य के संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।
वहीं नैनीताल जिले के हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने को लेकर पुलिस और प्रशासन का प्लान पूरे तरीके से तैयार है। इसी को लेकर नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने रेलवे के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी गब्रियाल ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की अतिरिक्त आवश्यकता है। पुलिस फोर्स और कर्मचारियों को अतिक्रमण हटाने के दौरान कहां पर रखा जाएगा, इसको लेकर चर्चा की गई है। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा कई राज्यों की पुलिस फोर्स पहुंचेगी, जिनको रहने खाने की व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। तो इसमें रेलवे के कर्मचारियों के साथ रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ हमारी मीटिंग थी, जिसमें एसएसपी और सारे हमारे मजिस्ट्रेट वगैरह हैं। तो उसमें जो असेसमेंट हमारा है उस हिसाब से हम लोगों ने बता दिया रेलवे को कि जब भी आप लोगों को अतिक्रमण हटाना है तो अपने हिसाब से वो डेट हमें बता दें। लेकिन उससे पहले जितनी भी फोर्स यहाँ पे लगेगी उनके रहने की व्यवस्था, जैसे चाहे पैरामिलिट्री फोर्स आए या पीएसी आए, तो उन लोगों की रहने की व्यवस्था जहाँ वो लोग रहेंगे तो वहाँ पे टॉयलेट्स, बाथरूम, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था उन लोगों को करनी पड़ेगी। और जितने ऑफिसर्स यहाँ पे तैनात रहेंगे तो उनके रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कितने गेस्ट हाउसेस तो है नहीं। तो अभी हम लोगों ने एक असेसमेंट करके उनको एक एस्टीमेट हम लोग दे देंगे कल तक, और किन किन जगहों पर हमारी फोर्स रहेगी वो उन जगहों पे उनको बता देंगे कहाँ पे इन लोगों ने व्यवस्थाएं करनी है जी। तो जो भी इनका रहता है कि जब से ये हटाना चाहेंगे तो कम से कम 5-10 दिन पहले तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग को चाक चौबंद चाहिए। इसके अलावा जितना भी खर्चा आएगा, खर्चा का मतलब ये नहीं कि हम अननेसेसरी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जब पैरामिलिट्री फोर्स आएगी तो उनके लिए रहने की व्यवस्था होगी, उनके टॉयलेट्स की व्यवस्था होगी, बिजली पानी की व्यवस्था होगी। जब वो लोग रहेंगे, जब अतिक्रमण हटेगा तो मिनिमम 1-1.5 महीने भी लगेंगे। तो ऐसे समय में सारी व्यवस्थाएं जब तक हम लोग उन लोगों को नहीं देंगे तब तक ये अतिक्रमण हटाया जाना भी संभव है। जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनकी प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है। प्रथम स्तर पे रेलवे कोर्ट ने इनको सुना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी कोर्ट है उसने सुना है, और माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बाद वो सारी कार्रवाई चल चुकी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस दिन इनका अतिक्रमण हटाना होगा उससे काफ़ी समय पहले से इन लोगों को नोटिस किया एक मुनादी के माध्यम से सूचित करेंगे, ताकि उन लोगों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अदर स्टेट्स के भी होंगे, तो हो सकता है उनको जाना भी पड़े। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ के भी होंगे। तो ये धर्मनगरी हरिद्वार में बैसाख पूर्णिमा का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से हर की पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पुण्य लाभ अर्जित करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें, प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए हैं। पूरा मेला क्षेत्र जो है उसे 15 जोन और 38 सेक्टर में बांट दिया गया है। कोरोना काल के बाद हरिद्वार में बिना गाइडलाइंस के ये पहला स्नान है जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और ऐसे में लोगों की व्यवस्था को लेकर लोगों के लिए तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। जो विभाग है उसकी तरफ से 38 सेक्टर्स में बांटा गया है पूरे एरिया को, ताकि लोग यहां पर श्रद्धा और उल्लास के साथ बैसाखी का पर्व मना सके, गंगा स्नान कर सके और किसी तरीके की परेशानी उनके सामने ना आए। और इसीलिए पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं यहां पर पूरी करने की कोशिश विभाग की तरफ से की गई है। आपको बता दें, हर की पौड़ी पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। अभी तक कोरोना काल में जब लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और ऐसे में बहुत सारी पाबंदियां भी उन पर लगी थी, और पहली बार ऐसा है कि कोई स्नान कोरोना काल के बाद से पहली बार बिना पाबंदियों के यहाँ पर स्नान हो रहा है। यानी कि कोरोना काल में जिस तरीके से पाबंदियों के बीच में लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे, अब उन पाबंदियों से छुटकारा मिलने के बाद श्रद्धा और उल्लास के साथ भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बैसाखी पर्व के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद विभाग की तरफ से की गई हैं। महत्व है नहाने, जितनी बार नहाओ उतना कम है। आज का बहुत महत्व है, और सबकी आस्था तो दिख ही रही है, इतनी बहुत ज्यादा आस्था है। कैसा आनंद आ रहा है हर की पैड़ी पर? बहुत आनंद आ रहा है। कल शाम से हम स्नान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कोरोना के चलते 2 साल से स्नान बंद था, अब कैसा लग रहा है बिना? हाँ, आज मालूम पड़ रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार
वैसे तो पूरा हिंदुस्तान इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन विशेषकर सिख पर्व मनाया जाता है। आज बैसाख के साथ साथ संक्रांति का पर्व भी है। संक्रांति जब सूर्य जो है मेष राशि से जो है मकर में प्रवेश करते हैं, उसमें संक्रांति मनाया जाता है, जिससे आज शरद ऋतु जो है समापन की ओर, बसंत ऋतु समापन की ओर होता है। और आज विशेषकर सूर्य पूजा, गंगा स्नान का, खिचड़ी दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। विशेषकर हर की पौड़ी में स्नान करने से, दान करने से समस्त पापों का शमन हो जाता है और माँ गंगा सभी की हर मनोकामना माता पूर्ण करती है। बाहर से भी फोर्स मिली थी, डीआईजी रेंज साहब भी फोर्स दिए थे और जिले की भी फोर्स को लगाया गया। बॉर्डर पे भी चेकिंग चल रही है और हर एक पॉइंट्स पे ड्यूटी लगाई गई है। कहीं भी कोई भी अव्यवस्था नहीं है और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं सुचारू रूप से अपना स्नान कर रहे हैं और पूजा। सुल्तानपुर पट्टी में एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने राजस्व विभाग की टीम के साथ कोसी नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने की बात कही। आपको बता दें कि बीते दिनों उधम सिंह नगर के एसडीएम सहित विभिन्न अधिकारियों ने अवैध खनन की सूचना पर कोसी नदी में छापेमारी की थी, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों को सीज किया गया था। वहीं बाजपुर एसडीएम राकेश तिवारी ने सुल्तानपुर पट्टी के कोसी नदी में औचक निरीक्षण करने को लेकर पहुंचे, जहां पर एसडीएम राकेश चंद तिवारी को खनन कार्य होता नहीं मिला। इस दौरान एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने साथ ही कहा कि जहां अवैध खनन हुआ वहां की पैमाइश के लिए टीम को निर्देश दिए गए, जिसके बाद खेत स्वामियों पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी की पश्चिमी नई नदी में एक शव तैरता हुआ मिला, जिसके बाद आसपास के लोगों ने शव को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक शख्स की मौत हो चुकी थी। बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वहां पर मृतक विशु राज पंडित नाम बताया गया है, जो नेपाल का मूल निवासी और फिलहाल पाबो की सब्जी की दुकान में काम किया करता था। वहीं चौकी प्रभारी पाबो सूरज शर्मा ने बताया कि 112 हेल्पलाइन नंबर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त में पता चला लड़का नेपाल का रहने वाला था। नदी में शव मिला। शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अग्निशमन सप्ताह है, अग्नि या शहीद दिवस भी कह सकते हैं। सन 14 अप्रैल 1944 से ये लगातार मनाया जाता था। 14 अप्रैल 1944 को ये अग्निशमन दिवस में एक मुंबई में बहुत बड़ा कांड हुआ था और हमारे जो वीर जवानों ने अपना जो सर्वोच्च बलिदान दिया था आग को बुझाने वगैरह में, उनमें जो सहयोग किया था, उसी उपलक्ष्य में उन्हीं की याद में श्रद्धांजलि दी जाती है। तथा अभी हमने इसकी क्या नाम कहते हैं शहीद दिवस की इनकी श्रद्धांजलि देने के बाद एक रैली निकाली है। रैली के माध्यम से हम आम जनता में ये जन जागरूकता अभियान चलाएंगे कि आप भी अग्नि के प्रति सजग रहें तथा इसको अपना ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये अग्निशमन सप्ताह मनाया जाएगा। जन जागरूकता अभियान की रैली निकाली गई है 14 अप्रैल को। पौड़ी जनपद में वन विभाग के बुरे हाल सामने नजर आ रहे हैं। यहां जंगलों में आग लग गई। ताजा मामला यमकेश्वर विधानसभा के बिरमोली खाल इलाके का है। यहां आग इतनी भयावह हो गई कि जंगल में लगी आग सड़क तक पहुंची। आग इतनी तेज रही कि अब ये रिहायशी इलाके तक पहुंचने वाली है। वहीं इस आग की जब सूचना वन महकमे को दी गई, लेकिन विभाग का एक भी आदमी आग को बुझाने के लिए नहीं पहुंचा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वन विभाग फायर सीजन से पहले दावे करता है कि जंगलों में आग नहीं लगने दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी वनाग्नि की ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, दिन ब दिन बढ़ रही हैं और इससे पर्यावरण की तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही पालतू जानवरों सहित जंगली जानवरों की जान को भी खतरा है। वहीं वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी में अब तक वन अग्नि के 23 घटनाएं घटित हो चुके हैं, जिससे 48.65 हेक्टेयर वन भूमि आग के हवाले हो चुकी है, जबकि 1,13,950 का वन विभाग का नुकसान हो चुका है। तो बहुत बार हमेशा यही सुना है कि वन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है आग बुझाने की, अब किसी प्रकार से ऐसी घटनाओं को रोकने की बहुत तैयारी कर रखी है, लेकिन ये
शायद बोलने तक सीमित है और कार्यस्थल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये अभी आपके सामने इतनी बड़ी ज़बरदस्त आग लगी हुई है। यहाँ नीचे मकान है, जिस मकान में अभी वर्तमान में आज की तारीख वो लड़का भी ड्यूटी जा रखा है, घर में कोई नहीं है। अगर ये आग घर तक पहुँचती है, उधर गौशाला ही है पूरी, मतलब और वन संपदा अलग नुकसान हो रही है। इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। जो पालतू जानवर होते हैं घर के या जो जंगली जानवर, उनको इसमें क्या घरों में फिर नहीं, नुकसान तो जंगली हो चाहे पालतू हो, सबके लिए नुकसान ही नुकसान है। अब जो पालतू जानवर उनके लिए चारा नहीं है, जंगली जानवर अपने वहाँ से भाग रहे हैं, इधर उधर गाँव में अंदर बस्ती में आ रहे हैं। कौन सा क्षेत्र का मामला है, कहाँ का है वन विभाग? ये तो बिरमोली खाल है, बिरमोली खाल क्षेत्र है। इधर ये जवाड़ा गाँव में आग लगी हुई है, पूरे बाजार तक आग फैल। हल्द्वानी में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसओजी और महिला ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने संयुक्त रूप से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए सीओ विभा दीक्षित ने बताया कि हल्द्वानी के लाल डाट क्षेत्र में एक घर के अंदर सेक्स रैकेट काफी दिनों से चल रहा था, जिसमें पकड़ी गई लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली बताई गई हैं, तो वहीं 2 लड़के पश्चिम बंगाल और 2 लड़के स्थानीय हैं, जिनको एसओजी और महिला ट्रैफिकिंग सेल ने आज पकड़ लिया, जिन्हें पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया। 4 पुरुष और 4 महिलाएं हैं और ये अलग अलग स्टेट से हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ बंगाल के हैं। कब से ये इन्फॉर्मेशन थी, कैसे एक्शन जैसे पुलिस आगे इस पे हमारी जो पूरी टीम है एंटी ह्यूमन की एसओजी है, वो काफ़ी टाइम से वर्क कर रही थी कि कुछ हमें मिल जाए, क्यों मिल जाए। आज हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके बेसिस पे टीम ने एक्ट करा और इसको पकड़ा। ये किसी घर से पकड़ा है या प्रोफेशनली, क्या किस तरीके घर से पकड़ा गया है। ये कितने लंबे समय से यहाँ हल्द्वानी में रह रहे थे, कहाँ के लोग हैं? ये तो मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग जगह से आ रखे हैं यहाँ पे। कितने लंबे समय से रह रहे थे इसका तो अभी जांच होगी तभी पता चल पाएगा कि कितने टाइम से यहाँ पे रहते थे। उनके तार और जगह भी जुड़े हुए क्या यहाँ आसपास हल्द्वानी में और जगह? नहीं, अभी तक जितना हमें पता चला उससे तो बाकी का भी हमें नहीं पता है कि कहाँ का तार। चलिए, उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।